कोडरमा लोकसभा से सांसद अन्नपूर्णा देवी हैं। उनका नाकामी आपके नज़र से क्या नज़र आ रहा है कि विपक्ष के पार्टी जो है जनमानस का मुद्दा उठाते हैं, फिर भी देखा जा रहा है पूरे देश में कि बीजेपी का ही सीट जो है संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें कोडरमा लोकसभा से भी अगर देखा जाए, राजकुमार यादव अगर घोषित किया जाए तो राजकुमार यादव कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे जो उनको वोट करेंगे, या राजकुमार यादव का मैनिफेस्टो क्या रहेगा मुख्य रूप से? क्या अगर सांसद बनते हैं राजकुमार यादव, चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है और इसकी तिथि भी अब ऐलान हो चुका है। अब पार्टी के दलों ने अपने अंदर खाने में बैठक भी चल रहा है और प्रत्याशी भी अब पार्टियों ने लगभग घोषित कर दिया है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो अभी घोषित नहीं हुआ है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए कोडरमा लोकसभा के नेता, धनवार विधानसभा के पूर्व विधायक राजकुमार यादव जी मौजूद हैं। इनसे अधिक जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आखिर कोडरमा लोकसभा में इस बार कौन फतह करेंगे या किनको इंडिया गठबंधन टिकट देगी? जी विधायक जी, सबसे पहले है कि कोडरमा लोकसभा का जो सवाल है इंडिया गठबंधन का, तो इंडिया गठबंधन में भाकपा माले का कोडरमा सीट पर शुरू से ही लगातार कोडरमा में जनता के सवालों को लेकर के पार्टी ने और हमने लड़ने का काम किया है। और आप देखेंगे कि कोडरमा लोकसभा में किसान, मजदूर, गरीबों की जहाँ भी कोई हिंसा, हत्या या अत्याचार हुआ, चाहे वो करप्शन हुआ, चाहे पुलिस अत्याचार हुआ, तो माले ने हमेशा जनता के साथ खड़ी रही है जी। आज आप देखेंगे कि पूरे लोकसभा में जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था ढिबरा और मायका का, बालू का, तो समय समय पर हमारी पार्टी के द्वारा और हमने लगातार कोडरमा क्षेत्र में भी लड़ने का काम किया है जी। और इसी का परिणाम है कि आप देखेंगे कि जब 2021 में अंशु बर्नवाल, चंदन बर्नवाल की हत्या दिन दिहाड़े, मतलब जो 130 से उठा करके गढ़ी जंगल में मार के फेंक दिया गया था, उसको हम लोग 1 महीना के में लाश खोज के निकाल के लाए जी। और उन हत्यारों को गिरफ्त में लाए और आज भी असली हत्यारा जो है गिरफ्त से बाहर है। लेकिन कभी भाजपा के जो सांसद है, विधायक बाबूलाल मरांडी है, इन मुद्दों को लेकर कभी उन्होंने आवाज़ उठाने का काम नहीं किया जी। अभी आप देखेंगे वो 6 वर्षीय बच्चे का सवाल जो ऋषि कुमार यादव का छठ के दिन अपहरण हुआ, आज तक उसका उद्भेदन नहीं हुआ। आप देखेंगे चाहे वो सोनू रविदास की हत्या का मामला हो, चाहे वो चाची भतीजी का हत्या का मामला हो, चाहे आपके जमुआ में इतनी माने लगभग 35,000 टन अनाज का जो घोटाला हुआ, वहाँ के पब्लिक लगातार लड़ाई भी लड़ रही है, अभी भी लड़ाई लड़ी, अधिसूचना के पहले तक लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो लेकिन आप देखेंगे कि भाजपा के लोग जो है कभी इन मुद्दों को लेकर के सीरियस नहीं रहे और न तो आवाज़ उठाने का काम किया, बल्कि भाजपा ने राशन माफिया, ज़मीन माफिया के साथ, वो जमुआ हो, धनवार हो, सब लोग मिल करके पूरे सांसद और विधायक के संरक्षण में जी। इन क्षेत्रों में दोहन हुआ जनता का। और जनता को इस बार भाकपा माले के प्रति एक उम्मीद है और इंडिया गठबंधन यदि इस बार मजबूती से भाकपा माले को समर्थन करती है तो आप देखेंगे कि 2009-2014 में हम लगातार सेकेंड रहे अपने बदौलत, पार्टी की बदौलत पर, और हमने कड़ी टक्कर देने का काम किया। यदि 2019 में भी यूपीए गठबंधन यदि माले को टिकट देती तो हम समझते हैं अन्नपूर्णा देवी एक तरफा जीत नहीं होती और वहाँ माले इस बार जीतता। तो ये एक देखेंगे कि कोडरमा में एक लाल पताका और पूरे किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, युवा लगातार हमारी लड़ाई के साथ खड़ी हो रही है। और इंडिया गठबंधन से जो भी उम्मीदवार तय होगा, हमारी कोशिश होगी कि हम मजबूती के साथ इस बार कोडरमा लोकसभा फतह करें, ताकि अभी आप देखेंगे कि जिस तरह से झारखंड में भी जो सरकार है, जब नौजवानों का कुछ मुद्दे हैं जो पूरा नहीं हो पाया, और केंद्र की जो मोदी सरकार है
वो लगातार किसानों के ऊपर हमला की। आज भी एमएसपी गारंटी को लेकर किसान सड़क पर हैं और नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार का सवाल, महंगाई, भ्रष्टाचार और अभी लाखों करोड़ जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो घोटाला हुआ और जिसके कारण पूरा सरकारी संपत्तियों को इन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण संपत्तियों को जो इसमें नीलाम किया गया। ये चाहे वो BSNL हो, कोयला खदान हो, रेलवे हो, हवाई जहाज़ हो, ये तमाम चीज़ों उपक्रम को मोदी सरकार ने बेचने का काम किया और 2,16,000 करोड़ कारपोरेट घरानों को, अडानी अंबानी के कंपनियों को कर्जा माफ़ किया। लेकिन दूसरी तरफ हमारे राज्य में आप देख रहे हैं, देश में देख रहे हैं, वो किसान है, मजदूर है, उनका यदि एक बिजली बिल 10,000 का है तो उनके यहाँ नोटिस आ रहा है। किसानों के ऊपर यदि 50,000, 1 लाख का कर्ज है तो उस पर नोटिस आ रहा है। तो ये एक तरफा जो सरकार एक तरफ किसान मजदूरों के ऊपर में लगातार आप छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हैं, खाने पीने के लेकर के सभी के ऊपर में GST लगा दिया गया है, चाहे वो आटा हो, चावल हो, दाल हो, खेती करने वाले उपकरण हो। और दूसरी तरफ आप देखेंगे सोना खरीदें, चांदी खरीदें, हीरा खरीदें, मोती करें, उस पर मात्र 3% GST है। लेकिन आप किताब है, कॉपी है, कलम है, कागज़ है, जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें जीवन का है उस पर लगातार सरकार GST है और आम आदमी को लूट करके और ख़ास आदमी को, अडानी अंबानी को वो जो है सो छूट दे रही है जी। तो ये एक देश के अंदर में एक बहुत बड़ा, इस बार यदि देश के अंदर में दोबारा मोदी जी 2024 में सत्ता में आ गए तो ये देश जो है न तो लोकतंत्र बचेगा, न संविधान बचेगा, न आज़ादी बचेगी और हमारा संविधान को बदलने की बात भी हो रही है। तो ये दबे दबे चल रहा है। आपको देखेंगे एक संसद ने बंगलोर में, कर्नाटक का एक संसद ने बयान भी दिया, हेगड़े ने, कि इस बार 400 पार करें, हम लोग संविधान को बदल देंगे। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, जहाँ पर भेदभाव रहित समाज है, जहाँ समतामूलक समाज की कल्पना है, जहाँ पर संविधान में हर प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, छुआछूत ख़त्म की आज़ादी जो दिया गया, ये सब ख़त्म करके और जो है एक मनुवादी संविधान, जहाँ पर मतलब देश के कुछ तबकों को खास सुविधा मिलेगी और बाकी देश के जो 85% आबादी है उस जनता को यहाँ पर जो है सो दबाया जाएगा। आज जब आप देखेंगे कि देश के अंदर में जो हम लोग जातीय जनगणना की बात उठ रही है कि जो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दों को दबा करके, वो धर्म को सामने ला करके, अभी आप CA को, NRC को ला करके और फिर से इन मुद्दों को भटकाना चाहती है। जब VP सिंह के नेतृत्व में 1989 में मंडल आयोग का जब लड़ाई चली थी तो उस समय इन लोग कमंडल लाया। तो ये हमको देश के खास करके दलित, पिछड़ों और गरीबों को बहुत जल्दी ये समझ लेना होगा। और ये इस बार कोडरमा की जनता लगातार जो है सो भारतीय जनता पार्टी के कारनामे का भुगतभोगी रही है। यहाँ के लगातार सांसद भाजपा का रहा है और भाजपा के सांसदों ने 12 सांसद रहते हुए पर भी आज जो है सो मूल हमारा जो स्थानीय नीति 1932 का है, जो आरक्षण का है, जो आज झारखंड में 27% आरक्षण का जो प्रावधान है, जो मात्र 14% मिल रहा है, जबकि हमारी आबादी 52% है। तो इन मुद्दों को कोई भी सांसद या भाजपा के लोग, इनके एजेंडा में नहीं है कि झारखंड के OBC को, छात्रों को, नौजवानों को ये अधिकार मिले। तो ये सभी मुद्दे आपको जो है इस बार का चुनाव में हमारी माने एजेंडा में फोकस होगा और हम इन मुद्दों को लेकर के जनता में जाएंगे। हम समझते हैं कि कोडरमा को हम लोग फतह करेंगे। एक तरफ देखा जाए कि विपक्ष के पार्टी जो है जनमानस का मुद्दा उठाते हैं, फिर भी देखा जा रहा है पूरे देश में कि BJP का ही सीट जो है संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, BJP जो है सो रियल में जनता के मतदान पर भरोसा ना करके वो EVM और ब्यूरोक्रेट को और ये ED CBI को एक दबाव बना करके विपक्ष विहीन जो है सो देश को बना दिया गया। जो भी इस देश में मास लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, उनको चुप करा दिया जा रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए लालू यादव,
तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन जी, जो एक आदिवासी के बड़े चेहरे थे, बड़े नेता थे, और उनको एक छोटा सा ज़मीन के मामले में, जो इस ज़मीन से उनका कोई मतलब भी नहीं, और उनको कोई प्रमाण दिए हुए उसको जेल में भेज दिया गया। अब आप देखिए मनीष सिसोदिया से लेकर के तमाम लोगों का, तो ये अभी आपके जो है सो केजरीवाल पर भी तलवार लटका हुआ है। तो ये कहिए कि बीजेपी जो लोकतंत्र के लिए जनता के द्वारा, जनता की चुनी हुई और जनता के लिए जो शासन का व्यवस्था हमारा है, उस व्यवस्था को ही ख़त्म करके और एक भय और एक तानाशाही माहौल बना करके ये जो चुनाव चल रहा है देश के अंदर में, इसके वजह से विपक्ष भाजपा अभी चुनाव भी नहीं हुआ कर रही है 400 पार जी। इसका क्या मतलब है? आप ये नारा दे करके एक क्या करना चाहते हैं कि जनता के अंदर में आप एक ऐसा भयभीत, एक फिजिकली, एक जो है सो मनोवैज्ञानिक जो है सो एक कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं कि अरे भाई भाजपा तो फिर आ जाएगा, हम अपना वोट जो उसको हटाना भी चाहता है वो डर से फिर भाजपा को दे देगा। तो ये जो एक नैरेटिव जो कंसेप्ट सेट करके भाजपा चुनाव जो है, और इसके वजह से ब्यूरोक्रेट भी जो निष्पक्ष चुनाव करना चाहिए, जैसे इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहेंगे, एक विपक्ष का रहेगा, एक सरकार की ओर से रहेगा, लेकिन इस बात को मोदी सरकार ने नहीं माना और अपने तरीके से चुनाव आयोग का गठन करके चुनाव किया है। तो जब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहेगा तो आप इलेक्शन फेयर इलेक्शन का कल्पना कैसे कर सकते हैं? अभी पंजाब में आपने देखा कि चेयरमैन के चुनाव में जो उसके ऑब्जर्वर थे, किस तरह से 8 वोट बेईमानी किया। देश में पहला है कि जो देश के आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे चीज़ों को, रिकॉर्ड को मंगाया और उसको देखा और उसमें जो ऑब्जर्वर गलत किया था और उसको सत्य मानते हुए उस कैंसिल किया, और पहला बार है कि वहाँ चेयरमैन को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो है सो नियुक्त किया। तो इससे बड़ा स्कैम और क्या हो सकता है? और इस स्कैम के जरिए ईवीएम पर लोगों का भरोसा उठ रहा है। हम लोग पूरे देश में भी ईवीएम के लेकर लाखों लोग सड़क पर है। तो सरकार यदि चाहती है कि साफ़ सुथरा हो तो इसमें ईवीएम का चुनाव, ईवीएम को हटा करके और बैलेट पेपर पर चुनाव हो, जो हमारी पंचायत में 4 बैलेट पेपर लोग दे सकता है। तो क्यों नहीं मतलब जो ऐसी व्यवस्था को पुनः लागू किया जाए? जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, बड़े बड़े देश में, रूस है, इस सब देशों में जो बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता है? तो हमको लग रहा है कि यही कारण है कि भाजपा जो है एक नैरेटिव तय करके, सेट करके और इस देश में एक ऐसा माहौल बना करके, और वो देखेंगे अभी बिहार में अच्छी सरकार चल रही थी तेजस्वी के नेतृत्व में, लेकिन कैसे वहाँ पर नीतीश कुमार को तोड़ करके 17 महीना में 2 लाख 2.5 लाख को नौकरी दिया गया। और फिर से अभी देखिए जैसे ही अभी भाजपा के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनी, अभी देखिए जेपीएससी बीपीएससी का मैंने खुलेआम घोटाला हुआ। तो ये पूरे चीज़ों को लेकर के हम समझते हैं कि इस पर एक जनता को और ख़ास करके नौजवानों को आगे आना होगा। यदि जो नौजवान धर्म के, अफीम के चक्कर में रहेंगे तो हम समझते हैं कि देश में एक ऐसा सिस्टम लागू होगा जहां लोगों को आने वाला समय में कुछ नहीं बचेगा। झारखंड में 14 लोकसभा है और इंडिया तरफ से भी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में कोडरमा लोकसभा से भी अगर देखा जाए, राजकुमार यादव अगर घोषित किया जाए तो राजकुमार यादव कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे जो उनको वोट करेंगे, या राजकुमार यादव का मैनिफेस्टो क्या रहेगा? मुख्य रूप से क्या लोगों को कहेंगे कि हमने ये करेंगे, और जो विधायक कार्यक्रम में जो अब धनबाद में रहे हैं वो क्या किए हैं? देखिए, सबसे पहले है कि सवाल इंडिया गठबंधन का है और राजकुमार यादव का अपना कोई मैनिफेस्टो नहीं होगा। मैनिफेस्टो इंडिया गठबंधन और पार्टी का होगा जी। और पार्टी जिनको भी उम्मीदवार तय करेगी गठबंधन, हम उसके लिए लड़ेंगे। और जो मैनिफेस्टो होगा, क्योंकि देश के मोदी के खिलाफ जो मैनिफेस्टो आएगा उसके आधार पर हम लोग जो है सो लड़ेंगे। और कोई भी माने उम्मीदवार होगा, हम लोग ईमानदारी से, और इस बार भाजपा को कैसे हराया जाए इसके लेकर के हम लोग पूरी तरह से लड़ेंगे। अभी आप देखेंगे कि कोडरमा में लगातार सुभाष प्रसाद यादव जी जो आरजेडी के आने वाले समय में माने उम्मीदवार भी थे, कोडरमा विधानसभा का, कोडरमा चतरा लोकसभा में वो चुनाव भी लड़े थे, तो उनको किस तरीके से अचानक छापामारी करके और उनको जेल में बंद कर दिया, क्योंकि ये मैडम को इस बात को डर था कि कोडरमा में
यदि सुभाष यादव खुला रह गया तो कोडरमा से भी हमको लीड लेना मुश्किल होगा। तो ये तो सीधा सीधी है, लोगों को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और इसलिए इस मतलब रवैये का भाजपा का और ये सब कुछ अन्नपूर्णा देवी और मैडम के इशारे पर हुआ है, ये सब लोग पूरे जनता बोल रहा है। तो ये तो भाई कहिए कि जो भी दलित पिछड़े नेता उभरते हैं उनको कैसे साइड लगाया जाए, कैसे दबाया जाए, ये तो इस देश में चल रहा है। अभी कोडरमा लोकसभा से सांसद अन्नपूर्णा देवी हैं, उनका नाकामी आपके नज़र से क्या नज़र आ रहा है क्षेत्र में? कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में नाकामी ही नाकामी है। किसी भी क्षेत्र में उन्होंने, हम पहले ही बताया कि वो जनता के बीच में सबसे पहले डिस्कनेक्ट रही। दूसरा है कि जनता के सवालों पर कभी एक मोबाइल तक उठाना ज़रूरत नहीं समझी। और तीसरा है कि उनके कहीं सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार राशन कार्डधारियों के साथ कालाबाजारी हुआ और कोडरमा से लेकर के गांडे तक जनता का कोई काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन तक बेलगाम हुआ और कभी भी इन्होंने मैंने जो है सो जुबान खोलने का काम नहीं की। कहीं भी हत्या हुआ, बलात्कार हुआ महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ, कहीं ज़मीन लुटा गया, लेकिन लोगों का बात उन्होंने सुनने का काम नहीं किया। और इस क्षेत्र में जो शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा था, ये चाहती तो इस क्षेत्र में देखेंगे कि धनवार गाँव में, तीसरी में, देवरी में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं, धनवार में, जमुआ में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, बीएड कॉलेज नहीं है। तो ये सब विधानसभा क्षेत्रों में वो केंद्रीय विद्यालय ला सकती थी, डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेज खोल सकती थी, क्योंकि वो केंद्रीय राज्य मंत्री थी। लेकिन एक भी केंद्र की परियोजना यहाँ उन्होंने नहीं लाई। वो रेल का खाली एक गाती है कि हम ये रेल चालू करा दिए, ये तो रेल विभाग करती ही है अपनी सुविधा के हिसाब से। इसमें संसद का क्या योगदान है? हमने नया कौन सा रेल चला दिया हमारे क्षेत्र में? और वो भी चलाए भी तो हमारे जनता को क्या है, 12 बजे यहाँ आता है हमारा गिरिडीह और धनवार में, तो हम 12 बजे कौन सा ऑफिस जाएंगे, कौन सा काम करेंगे? ये यदि 8 बजे हम लोग को धनवार से, मान लिया जमुआ से 10 बजे और कोई गिरिडीह जाते चाहे कलकत्ता जाते तो कुछ काम होता। अगर यह अवसर राजकुमार यादव को मिले तो जनता के साथ कैसे कनेक्ट बनकर रहेंगे और क्या करेंगे भविष्य के लिए? हम क्या किए वो तो सभी धनवार की जनता के साथ मैं 5 साल एमएलए रहा। जो 50 साल में जो काम विकास करना है वो मैंने 5 साल में करके दिखा दिया। अगर सांसद बनते हैं राजकुमार यादव तो क्या करेंगे? वो तो उससे जो काम है कि जनता का जो कनेक्टिव है वो मजबूत होगा और जो भी जनता का मुद्दा है वो जो मांग है वो पूरा होगा। तो उम्मीद जताई जाए कि कोडरमा लोकसभा से राजकुमार यादव आ रहे हैं? नहीं, अभी हम ये बात नहीं कहेंगे कौन आएंगे नहीं आएंगे, ये इंडिया गठबंधन की बात है। और इंडिया गठबंधन में कौन कोडरमा जीत सकता है, इंडिया गठबंधन के लोग विचार करके और करेंगे निर्णय, जो निर्णय होगा हम उसके साथ हैं। तो तमाम तरीके जो आप बातें सुने या इंडिया गठबंधन के भावी प्रत्याशी कह सकते हैं कोडरमा लोकसभा से, तो आपकी राय जो भी हो कमेंट कर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।